नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा जागरूकता को लेकर के इस चैनल के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया गया है, जिसमें मैंने अभी तक लखनऊ जनपद के कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का एक निरीक्षण किया है। और निरीक्षण में विद्यालय में दी जा रही सुविधाएँ और जो भी उनकी समस्याएँ हैं, उसको एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की एक छोटी सी प्रयास अभी तक मैं करता रहा हूँ। और ठीक इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए मैं आ चुका हूँ इटौंजा क्षेत्र में, जहाँ का विद्यालय है राष्ट्रपिता स्मारक इंटर कॉलेज। यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर राधा मोहन मिश्रा जी, जो कि मेरे साथ में आज जुड़ चुके हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए राधा मोहन जी से आग्रह करूँगा कि आप मुझे पहले विद्यालय के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं, और फिर इसी क्रम में आगे हम कुछ सवाल जवाब सर से करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी कि आपने हमारे विद्यालय को अपने चैनल के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रपिता स्मारक इंटर कॉलेज इस इटौजा क्षेत्र का काफ़ी पुराना विद्यालय है। इसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा 1949 में हुई और उस समय ये जूनियर तक मान्यता प्राप्त था। फिर समाज के सहयोग से 1964 में इस विद्यालय को हाई स्कूल तक की मान्यता प्राप्त हुई और क्रमिक रूप से विकास करते हुए 1978 में यहाँ पर कक्षा 11 और 12 की कक्षाएं प्रारंभ हुई। तब से लेकर के लगातार 6 से कक्षा 12 तक लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र के 50 से 60 गाँवों के विद्यार्थियों का शिक्षा का एकमात्र सहायता प्राप्त विद्यालय है। और यहाँ पर 15 से 1600 के बीच में छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कन्याओं को अधिक मात्रा में पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। कुछ प्राइवेट विद्यालय थे जो महंगे थे और अधिकांश मध्यम वर्गीय छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाती थी। इसको देखते हुए को एजुकेशन की व्यवस्था प्रारंभ हुई और वर्तमान में स्थिति ये कि 1600 छात्रों में 800 से अधिक यहाँ पर छात्राएं अध्ययनरत हैं, मतलब मोर एवं 50% छात्राएं हैं यानी, और रिमेनिंग लगभग बराबर की संख्या में छात्र हैं। सर आपके यहाँ पे अभी शिक्षकों की संख्या क्या है? शिक्षकों की संख्या में हमारे यहाँ एक्चुअली लेक्चरर 3 हैं, क्योंकि केवल वाणिज्य वर्ग की मान्यता प्राप्त है, और एलटी ग्रेड में 15 पद सृजित हैं, जिसमें से 13 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं और 2 पद रिक्त हैं। आपकी जो छात्र छात्राओं की संख्या है, उसके अनुपातिक दृष्टिकोण में जो शिक्षकों की संख्या है वो आपके हिसाब से वाजिब है, ठीक है? नहीं, शिक्षकों की संख्या कम है। एक्चुअली इंटरमीडिएट स्तर पर हमारे यहाँ लगभग 550 छात्र हैं और प्रवक्ता के केवल 3 पद सृजित हैं। कम से कम प्रवक्ता के 5-6 पद होने चाहिए। कम से कम प्रवक्ता वर्ग में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। तो सर आपके यहाँ भी जो विद्यालय है, ये 2 पालियों में चल रहा है या अभी 1 पाली में चल रहा है? नहीं, विद्यालय 2 पालियों में चल रहा है और 50% के अनुपात में छात्र छात्राओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बुलाया जा रहा है। आपके हिसाब से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई करवाने में एक प्रधानाचार्य होने के नाते किस तरह की दिक्कतें आई? और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, क्योंकि आपका विद्यालय ग्रामीणांचल क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल और इंटरनेट जैसी सेवाएं हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो उस कंडीशन में आपको बच्चों को पढ़ाने में किस प्रकार की दिक्कतें आई, और उनका जो बच्चे दोबारा विद्यालय खुला तो उनका कोर्स वापस कवर करने के लिए शिक्षकों को किस प्रकार प्रयास करना पड़ा? देखिए, ऑनलाइन शिक्षण में ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों के पास संसाधनों की कमी के कारण कुछ दिक्कतें जरूर आईं, लेकिन फिर भी कम से कम 60 से 65% विद्यार्थी तो ऐसा था जिनके पास मोबाइल फ़ोन था। ये बात अलग की है कि एक मोबाइल से कई लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए गूगल क्लास का कम उपयोग हो पाया और व्हाट्सएप के माध्यम से छात्र छात्राओं को अधिक पढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त जो किसी भी तरीके से जिनके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं थी, उनको ज्ञान गंगा और दूरदर्शन के माध्यम से जो हमारे शिक्षा निदेशक महोदय के प्रयासों से कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उनका भी पूरा लाभ बच्चों को दिया गया। और इसके बावजूद जब फिजिकल मोड में विद्यालय खुला तो जो वंचित छात्र थे उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं चला करके उनका पाठ्यक्रम हमारे शिक्षकों के सहयोग से पूरा किया गया। हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और आधुनिकीकरण के इस युग में भी इंटरनेट और मोबाइल जैसी सुविधाओं से छात्र कहीं ना कहीं वंचित हैं। इसमें आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है? एक्चुअली हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास में 10-12 हज़ार का मोबाइल
खरीदने की और उसको रिचार्ज करने की कैपेसिटी नहीं है, बस वो लोग इससे वंचित हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर लंबे समय तक ये चलता है तो अगर कुछ आर्थिक मदद शासन की तरफ से ऐसे गरीब बच्चों को हो जाए तो इसका और अधिक छात्र जो है वो प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर सकेंगे। सर, आपके पास जैसे आपने बताया कि आप पे केवल वाणिज्य संकाय है, तो आपने साइंस संकाय के लिए अभी तक अप्लाई किया है? एक्चुअली मुझे यहाँ पर प्रधानाचार्य पद का कार्यभार ग्रहण किए हुए मात्र 2 वर्ष हुआ है और मैं प्रयासरत हूँ कि किसी तरीके से थोड़ा हमको बिल्डिंग और मिल जाए, इसलिए माननीय सांसद जी से भी संपर्क किया गया है और जैसे ही उनकी तरफ से बिल्डिंग के लिए कुछ मुझे आश्वासन मिलता है तुरंत ही यहाँ पर विज्ञान संकाय शुरू किया जाएगा। मैं खुद विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में PhD हूँ, तो मेरी ये प्रथम वरीयता है कि यहाँ पर विज्ञान वर्ग की कक्षाएं अतिशीघ्र प्रारंभ हों और इसके लिए इसी सत्र में मान्यता के लिए आवेदन किया जाएगा। आपके अनुसार ऑनलाइन जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक प्रधानाचार्य के हिसाब से क्या ऐसी उसमें इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और बढ़ सके और बच्चों को वैसी शिक्षा दी जा सके जैसे विद्यालय में ऑफलाइन शिक्षा दी जाती है? इस सबसे पहले तो ये है कि बच्चों के पास और अधिक संसाधन हो ताकि अगर किसी घर में 3 बच्चे हैं तो वो तीनों अगर गूगल मीट से जुड़ सकें अलग अलग मोबाइल के माध्यम से, तो इसकी गुणवत्ता और अधिक प्रभावी हो सकती है। और 1-to-1 इंटरेक्शन मोबाइल की कम संख्या होने के कारण थोड़ा संभव नहीं होता, तो अगर छात्रों के पास में मोबाइल की संख्या बढ़ेगी तो उनका प्रभावी ढंग से छात्र उपयोग कर सकेंगे। आपके यहाँ पे खेल कूद में की गतिविधियों में बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? खेल कूद के लिए हमारे पास विद्यालय से सटा हुआ एक क्रीड़ा मैदान है और जहाँ पर हमारे कुशल शिक्षक जो प्रवीण शर्मा जी हैं उनके नेतृत्व में छात्र छात्राओं की विविध खेल कूद प्रतियोगिताएं जो है, जैसे दौड़ है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है और तमाम तरीके के जो खेल हैं वो नियमित ढंग से आयोजित होते हैं और जो उत्कृष्ट छात्र हैं उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को पुरस्कृत भी किया जाता है। सर, जब मैं किसी भी विद्यालय में जाता हूं तो पहले मैं वहां के प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेता हूं कि वहां के शिक्षकों और बच्चों से बात कर सकूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक मैं बच्चों के बीच में नहीं जाऊंगा विद्यालय की हकीकत से वाकिफ़ नहीं हो सकता। तो मुझे क्या आप इसकी परमिशन देते हैं कि मैं आपके विद्यालय में बच्चों शिक्षकों से बात करके विद्यालय परिसर को देख करके एक डॉक्यूमेंट्री कवर कर सकूँ? आपको छात्र छात्राओं से और शिक्षकों से इस विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। जैसा कि आपने देखा कि प्रधानाचार्य जी ने अनुमति दे दी है, तो अभी हम चल करके यहाँ के बच्चों और शिक्षकों से और उनसे विद्यालय में दी जा रही सुविधाएं और उनको अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो उसके बारे में जानकारी ले करके आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमें समय दिया। धन्यवाद अविनाश जी, धन्यवाद।